हेलो फ्रेंड्स, सभी को प्यार भरा नमस्कार। मैं गौरव राजपूत आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मुझे उम्मीद है कि आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे भी होंगे और आपकी जो तैयारी है वो भी काफी अच्छी चल रही होगी। तो अपन जो पहले टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे राजस्थान की स्थिति व विस्तार, उसके अंतर्गत अपन ने 3 पॉइंटों पर अध्ययन कर लिया था मेरे भाइयों। राजस्थान की स्थिति को देख लिया था, राजस्थान की अक्षांशीय स्थिति कंप्लीट की थी और राजस्थान की देशांतरीय स्थिति कंप्लीट कर चुके थे। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज का जो सेशन रहने वाला है बेटा, उसे देखिए बहुत अच्छे तरीके से अपन इसे कवर करने वाले हैं। चलिए, तो यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये मेरे भाइयों, अगर कोई भी इस सेशन से अपने से जुड़ा है तो वो सबसे पहले लक्ष्य परिवार का हिस्सा बनने के लिए यहाँ से QR कोड को स्कैन करें और अपने लक्ष्य परिवार का हिस्सा बने, जिससे आपको नवीनतम जो भी जानकारी है वो उपलब्ध हो सके मेरे भाइयों। और दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात मेरे भाइयों यहाँ पे ये कि हमारा जो लक्ष्य क्लासेज है, अपना जो लक्ष्य एप्लीकेशन है मेरे भाइयों, उस पे सभी ऑनलाइन कोर्सेज पे मेरे भाइयों ये आप ध्यान रखें, जो घर बैठे तैयारी कर रहे हैं मेरे भाइयों, जिनको अपने सपनों को साकार करना है, उनके लिए सभी कोर्सेज पे 90% बेटा छूट का ऑफर चल रहा है। और जो अक्षांश पब्लिकेशन की सभी किताबें हैं मेरे भाइयों, उन बुक्स पे 20% आपका ऑफर चल रहा है। तो देरी किस बात की, जब अपने सपनों को साकार करना है तो मेरे भाइयों ये आप फायदा उठा सकते हैं और कहीं से भी। और इसके लिए एक बात ध्यान रहे मेरे भाइयों, कूपन कोड जो आपको डालना है इसके लिए वो ध्यान रहे बेटा, RD26 इसके लिए कूपन कोड रहेगा मेरे भाइयों। तो ये बातें आपकी यहाँ पे मुझे थोड़ी सी आपसे साझा करनी थी, जिससे हर एक बच्चे को इस चीज का फायदा मिल सके जो तैयारी करना चाहता है। और सभी को पुनः गुड मॉर्निंग मेरे भाइयों, सभी प्यारे साथियों को गुड मॉर्निंग। अब चलते हैं अपन अपने अगले पॉइंट पर। तो अगला जो पॉइंट आप देख रहे हो वो है राजस्थान का क्षेत्रफल। बेटा क्या है राजस्थान का क्षेत्रफल? इसको पहले मैं यहाँ पे लेता हूँ, एक बार आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा कि अपन जो पढ़ रहे हैं बेटा वो राजस्थान के क्षेत्रफल से संबंधित बात करेंगे। जी सर। और जो राजस्थान का क्षेत्रफल है, यहां पे एक बात ध्यान रखनी है आपको बेटा, राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो मेरे भाइयों आपसे अगर 2 चीजों में पूछा जाए बेटा, एक वर्ग किलोमीटर में पूछा जाए जी सर, और एक बेटा वर्ग मील में पूछा जाए तो कितना रहेगा। ये आज के जो भाई साहब आपके पॉइंट आने वाले हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो सेशन के अंतर्गत अगर नहीं भी जुड़े हैं कुछ बच्चे तो वो जल्दी से जुड़ जाए भाई साहब। राजस्थान का जो क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में रहेगा वो आता है 3,42,000 बेटा 239, 3,42,239। जिस बच्चे को वर्ग मील में याद नहीं है वो टेंशन नहीं लेगा बेटा। ये कैसे बनाना है, 342 यहां पे है तो इससे बनाइए 132, ठीक है सर। 239 यहां पे है तो इससे बनाइए बेटा 139। तो ये जो आपका डाटा रहेगा ये वर्ग मील में रहेगा और ये वर्ग किलोमीटर में रहेगा। पहली बात तो ये। अब दूसरी बात जो समझाने के लिए जा रहा हूं वो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, उसे अच्छे तरीके से सुनना मेरे भाइयों, आप बहुत अच्छे तरीके से उसे जानेंगे। जैसे मान के चलो मैंने ये आपकी पृथ्वी ले ली, ठीक है सर। ये अपन ने बेटा क्या ले ली, पृथ्वी, ओके सर। अब बेटा पृथ्वी का मीनिंग पता है क्या होता है लाडलो? पृथ्वी का मीनिंग होता है बेटा ऐसा पोर्शन जिसमें स्थलीय प्लस जलीय दोनों भाग इंक्लूड होते हैं, उसे क्या कहते हैं बेटा, पृथ्वी कहते हैं, ओके सर। अब पृथ्वी के बाद फिर छोटा स्तर अगर होता है तो मान लीजिए ये मैंने ले लिया विश्व, चलो ये भी बात ठीक है सर। तो ये मैंने कौन ले लिया बेटा, विश्व। विश्व का मीनिंग होता है मेरे भाइयों जो केवल स्थलीय भाग होता है उसे क्या कहते हैं, विश्व कहते हैं, ठीक है सर। और बाकी स्थलीय प्लस जो जलीय भाग होता है ना बेटा, स्थलीय प्लस जलीय भाग होता है, ध्यान रखना हमेशा बेटा, उसे क्या कहते हैं, पृथ्वी कहते हैं, ठीक है। फिर विश्व के अंतर्गत बेटा अपने कितने महाद्वीप है, तो सर विश्व के अंतर्गत अपने 7 महाद्वीप है। तो मैं यहाँ 7 महाद्वीप बना लेता हूं इस प्रकार से, 2 3 4 5 6 और एक ये 7, ये 7 महाद्वीप हो गए। अब मेरे भाइयों अपना जो भारत आता है वो किस महाद्वीप में आता है, तो मान लीजिए ये आपका एशिया महाद्वीप हो गया, ठीक है सर, एशिया। और इसमें अपन ने ये बेटा कौन बना लिया, अपन ने ये ऐसे करके मान लीजिए भारत बना लिया, ठीक है सर। तो अब देखिए मैं इस सिस्टम से किससे उतरूंगा और क्या समझाना आपको चाह रहा हूं उस पर थोड़ा सा गौर फरमाइए। मैं अपने राजस्थान के क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा पृथ्वी से, फिर मैं स्टार्ट करूंगा विश्व से, फिर छोटा स्तर आएगा एशिया का, उसके बाद मैं आऊंगा भारत में। और फिर भारत के अंतर्गत अपन देखना चाहते हैं भाई साहब किसको, राजस्थान को देखना चाहते हैं। यहां इस प्रकार से बात होगी तो सुनना, जब वो ये कहे कि पृथ्वी के क्षेत्रफल में, कि पृथ्वी के क्षेत्रफल में आपके जो भारत का क्षेत्रफल है 32,87,263 बेटा, उसका कितना योगदान है, ठीक है। फिर वो कहेगा कि विश्व के क्षेत्रफल में मेरे भाइयों भारत का कितना योगदान है, ओके सर। इसका मतलब जो पृथ्वी के क्षेत्रफल में भारत का योगदान आएगा
बड़े भाग से जब आप कंपेयर करोगे अपना भारत का, तो परसेंटेज छोटा ही तो आएगा। बात तो सही कह रहे हैं सर। फिर बताइए, वो पूछे विश्व के क्षेत्रफल में भारत का योगदान कितना है, तो भारत तो अभी भी उतना ही है जितना पहले था, लेकिन वो पृथ्वी के बजाय विश्व बोलने पे एरिया कम हो चुका है। कम हो चुका है तो परसेंटेज यहां और ज्यादा आएगा। फिर पूछेगा भाई साहब एशिया के क्षेत्रफल में भारत का योगदान कितना है, बात तो सही है सर। फिर क्या पूछेगा, एशिया के क्षेत्रफल में भारत का योगदान कितना है, तो अब बताइए भारत तो अभी भी उतना ही है, लेकिन जो पहले पृथ्वी था फिर विश्व हुआ, अब एशिया और भी कम हो गया, उसमें भारत को देख रहा है, तो भाई साहब परसेंटेज और भी ज्यादा आएगा। फिर हमारी मजबूरी होगी कि हमको कहां आना पड़ेगा बेटा, भारत में आना पड़ेगा, और भारत में किसके क्षेत्रफल को देखना पड़ेगा, राजस्थान के क्षेत्रफल को देखना पड़ेगा कि कितना प्रतिशत योगदान है। तो ये एक सीक्वेंस रहेगा मेरे भाइयों उतरने का, इसे जरूर याद रखें भाई साहब। देखिए दोबारा से बताता हूं आपके लिए, बात क्या है कि पृथ्वी के क्षेत्रफल में आपके भारत का योगदान कितना आता है। पृथ्वी के क्षेत्रफल में भारत का जो योगदान आता है बेटा वो 0.57% है। मात्र कितना है भाई साहब, 0.57% आता है। फिर विश्व के क्षेत्रफल में भारत का कितना योगदान आता है, तो 2.4% आता है मात्र। और फिर एशिया के अंतर्गत भारत का कितना योगदान आता है, तो ध्यान रखना 7.37% आता है भाई साहब। और फिर भारत के अंतर्गत ये जो राजस्थान है इसका योगदान कितना आता है, तो बेटा ध्यान रखना 10.41% आता है। कितना आता है, 10.41। अगर इस सीक्वेंस से आप आते हो मेरे भाइयों तो फिर कोई तकलीफ होनी नहीं है। इस सीक्वेंस से अगर आप आते हो तो कोई परेशानी नहीं है कि पृथ्वी के क्षेत्रफल में भारत का योगदान 0.57, फिर एरिया छोटा हो गया तो विश्व के क्षेत्रफल में भारत का योगदान 2.4, फिर एरिया और छोटा हो गया तो एशिया के क्षेत्रफल में भारत का योगदान 7.37, फिर भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान 10.41। मेरे हिसाब से ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अच्छे से समझ में आ गई है तो फिर यहां पे देखो अपने पास था मेरे भाइयों क्या, राजस्थान का क्षेत्रफल। जी सर, और राजस्थान का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 3,42,239, वर्ग मील में मेरे भाइयों कितना है, ध्यान रखेंगे 1,32,139। अगली बात यहां पे ये ध्यान रखनी है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का जो बेटा भारत में स्थान आता है वो कौन सा आता है लाडलो, प्रथम आता है। अब ये प्रथम कब से आया है, तो वो लिखा हुआ है आपका 1 नवंबर 2000 से। तो इसका मतलब सर हम 1 नवंबर 2000 से पहले प्रथम स्थान पे नहीं थे, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्या था, सुनिए भाई साहब, इधर की तरफ लेके चलता हूं भाई साहब। बात ये थी कि पहले 1 नवंबर 2000 से पहले की बात बताता हूं आपको, 1 नवंबर 2000 से पहले। और जब 1 नवंबर 2000 से पहले के अंतर्गत आप जाएंगे तो भाई साहब अब सुनिएगा अच्छे से, ये एमपी और वो राजस्थान, बात तो ठीक है सर। अब बताइए इनमें से बड़ा कौन दिख रहा है, 1 नवंबर 2000 से पहले सर एमपी दिख रहा है, राजस्थान छोटा दिख रहा है। तो एमपी पहले नंबर पे हुआ करता था 1 नवंबर 2000 से पहले। फिर इस एमपी के इस पूर्वी वाले हिस्से में एक स्टेट बेटा अलग बनता है। इस 1 नवंबर, अब भाई साहब सुनना, 1 नवंबर 2000 को एमपी से एक स्टेट अलग होता है, और एमपी से जो अलग स्टेट बनता है वो छत्तीसगढ़ बनता है। अब बताइए एमपी का एरिया तो केवल इतना सा रह गया, बात तो सही कह रहे हैं गुरुजी। अब केवल जो एमपी है मेरे भाइयों वो तो केवल इतना सा रह गया बस, बात ठीक है। उस स्थिति में मेरा राजस्थान टॉप कर जाता है। तो बेटा ये ध्यान रखना, राजस्थान का जो पहला नंबर आता है वो 1 नवंबर 2000 के बाद आता है, जब एमपी से कौन अलग होता है मेरे भाइयों, छत्तीसगढ़ अलग होता है। क्लियर। फिर देखो ये वही बातें आ गई जो मैंने आपको समझाई थी कि पृथ्वी के क्षेत्रफल में, जी सर, पृथ्वी के क्षेत्रफल में भारत का योगदान कितना आता है, 0.57। ठीक, अब पृथ्वी से छोटा स्तर लीजिए तो विश्व के क्षेत्रफल में भारत का कितना योगदान आता है, 2.4 या 2.42%। फिर और छोटा स्तर कीजिए, एशिया के क्षेत्रफल में भारत का कितना योगदान आता है, तो और बढ़ेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ से जब आ रहे हैं तो एरिया लगातार छोटा होता जा रहा है। मेरा भारत उतना ही है जितना होना चाहिए, तो 7.37। फिर पूछेगा भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान, तो ध्यान रखना 10.41%। कितना बेटा, 10.41%। और एक बात और दे देता हूं आपके लिए बहुत गजब की, चलिए एक बात और ध्यान रखना,
जब वो ये कहे, ये दो बात तो हर एक बच्चे को याद होनी चाहिए कि राजस्थान के क्षेत्रफल का योगदान, राजस्थान के क्षेत्रफल का योगदान। आपसे और बातें याद नहीं हो तो बेटा ये दो बात जरूर याद रखना कि भारत में कितना है और विश्व में कितना है। आपके राजस्थान के क्षेत्रफल का योगदान बेटा भारत में कितना है और विश्व में कितना है, इतना तो याद रखना भाई साहब। भारत में 10.41% आता है और विश्व में 0.25% आता है। ये दो डाटा तो आप जरूर याद रखेंगे, ये तो इंपॉर्टेंट मान लीजिए मेरे भाइयों। आप अब मेरे को पहले यूं बताइए, यहां तक आपको बात समझ में आई कि नहीं आई? अगर यहां तक आपको बात समझ में आ गई है तो मैं आगे बढ़ूं मेरे भाइयों। जी सर, बहुत बढ़िया बेटा। चलिए मेरे भाइयों, तो यहां तक आपको बात बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। ओके सर, अब आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों। तो आगे जब बढ़ते हैं तो भाई साहब अगली जो बात आ रही है वो ये रही कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के जिले। भाई साहब यहां पे एक बात ध्यान रखना बेटा, ये पुराने आंकड़ों के आधार पर ये बात रहेगी। सर नवीन डाटा के अकॉर्डिंग क्यों नहीं बता रहे? बेटा नवीन डाटा तब तक अपन यहां पे एरिया नहीं बता सकते तब तक गवर्नमेंट शो नहीं कर देती है, और जब तक गवर्नमेंट शो नहीं करेगी तो ये वाला पॉइंट आप पुराने के अकॉर्डिंग ही पढ़ोगे कि पुराने आंकड़ों के आधार पर बड़े जिले कौन से रहेंगे बेटा और छोटे जिले कौन से रहेंगे। तो इसके लिए भी मैं क्या करता हूं मेरे भाइयों, यहां पे आइए अपन यहां पे चलते हैं बेटा। जब अपन राजस्थान के क्या देखेंगे बेटा, बड़े जिले देखने के लिए जाएंगे, और राजस्थान के मेरे भाइयों क्या देखेंगे यार, जब छोटे जिले देखने के लिए जाएंगे। जी सर, बड़े जिले और छोटे जिलों की जब बात होगी बेटा राजस्थान के अंतर्गत, जी सर, एक तरफ मेरे भाइयों बड़े जिले और एक तरफ छोटे जिले। कैसे याद करेंगे भाई साहब? दो तरीके हैं आपके पास याद करने के लिए, आपको जो बेस्ट लगे वो अप्लाई कीजिएगा मेरे भाइयों। मैं तो दोनों तरीके से आपको बता रहा हूं चीजों को भाई साहब। सबसे पहली बात, सबसे बड़ा जिला ये रहा आपका जिसे आप कहते हैं जैसलमेर, ठीक है सर। फिर मेरे भाइयों जैसलमेर से जस्ट ऊपर एक जिला आता है जिसे आप कहते हैं सर बीकानेर, ओके सर। फिर उससे जस्ट नीचे एक जिला आता है भाई साहब जिसे कहते हैं आप बाड़मेर, और फिर इनसे लगा हुआ एक जिला आता है जिसे आप कहते हैं जोधपुर, और फिर यहां पे भाई साहब आपका एक सेंटर पॉइंट आता है जिसे आप कहते हैं नागौर। भाई साहब ये क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़े जिले रहेंगे। अब इसमें भी कोई रट्टा मारे तो देखो वो भी नहीं पॉसिबल है भाई साहब। पहले पे आपको हर एक को पता है कि कौन आता है जैसलमेर। अब दूसरे नंबर पे कुछ नहीं करना, बस आपको दूसरे पे यहां जाना है उत्तर की तरफ, ठीक है। फिर तीसरे पे वापस डाउन आना है, और चौथा वो पकड़ना है जो इन तीनों से लगता है, तो ये जोधपुर लगता है। और पांचवा जो जिला रहेगा वो सेंटर पॉइंट रहेगा, झंझट खत्म भाई साहब, ये 5 नंबर पे आएगा। फिर भी आपको याद नहीं होते हैं ऐसे कि भाई चलो पहले पे जैसलमेर है, दूसरे पे बीकानेर है, तीसरे पे डाउन में जाएंगे बाड़मेर है, ये तीनों लगते हैं, चौथे पे वो है जोधपुर और एक सेंटर पॉइंट नागौर है। फिर भी याद नहीं होते हैं बड़े जिले, तो ऐसे कर लेना भाई साहब, जय बीबी की जय। भाई साहब हमेशा बताइए बीबी की तो जय बोलनी पड़ती है, घर के अंतर्गत नहीं है क्या कि जय बीबी की जय। अब बताइए पहले जय से कौन आ जाएगा? जैसलमेर। दूसरे बी से कौन आ जाएगा? बीकानेर। तीसरे बी से कौन आ जाएगा? बाड़मेर। और जैसे कौन आ जाएगा बेटा? जोधपुर आ जाएगा। और इसके बाद अगर जाना है तो सेंटर पॉइंट किसको उठा लेंगे? नागौर को उठा लेंगे। जो आपको बेस्ट लगे उस तरीके से याद करो, याद होना चाहिए, ठीक है सर। अब चलते हैं बेटा छोटे जिले के अंतर्गत। सर छोटे जिले कौन से? हर बच्चे को पता है कि सबसे छोटा जिला कौन सा है? धौलपुर। अब चलो पहला आपने ये निकाल लिया, हर बच्चा दूसरे जिले पे आके अटक जाता है कि दूसरा छोटा कौन रहेगा। तो मैं तो ये कहता हूं आपसे कि अपने आप से क्वेश्चन करो एग्जाम सेंटर में बैठने के बाद कि दूसरा छोटा, दूसरा छोटा, दूसरा छोटा, दूसरा छोटा, धीरे धीरे बोलते रहेंगे दूसरा दूसरा दूसरा, कुछ देर बाद आएगा दौसा दौसा दौसा। तो भाई साहब धौलपुर के बाद दूसरा छोटा रहेगा कौन? दौसा। बात तो ठीक है सर। अब धौलपुर को डी से लिखा जाता है, दौसा को भी डी से लिखा जाता है, तो ध्यान रहे तीसरा जिला भी वही है जो डी से लिखा जाता है भाई साहब। और तीसरा जिला जो डी से लिखा जाता है वो है डूंगरपुर। और नंबर अब 4 पे चलते हैं सर, चौथा जिला कौन सा है? तो पहले डी से धौलपुर, दूसरे डी से दौसा, तीसरे डी से डूंगरपुर। अब यार 4 पे चलते हैं तो मैं तो ये कहता हूं 4 बना लो ना यार,
कौन मना कर रहा है, बना लो। और बनाने के बाद बस इतना ही तो लिखना है। अरे सर गजब, ये प्रतापगढ़ हो गया। तो 4 नंबर बनाने के बाद वो जिला अपने आप आ जाएगा प्रतापगढ़, और अगर किसी को 5वां नंबर भी चाहिए तो वो सवाई माधोपुर होगा। बोलो बात समझ में आई बेटा? अगर बात समझ में आई तो अब चलते हैं यहाँ पे, आइए। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान के जो बड़े जिले आपके रहेंगे उनमें देखो, पहले पे कौन है? जैसलमेर, दूसरे पे बीकानेर, तीसरे पे बाड़मेर, चौथे पे जोधपुर और 5वें पे नागौर। भाई सब जय बीबी की जय। ओके सर, इधर चलते हैं छोटे जिलों की तरफ भाई साहब। तो छोटे जिले में आप देख रहे हैं पहले पे कौन है? धौलपुर, दूसरे पे है दौसा, तीसरे पे डूंगरपुर, चौथे पे प्रतापगढ़ और 5वें पे सवाई माधोपुर। डी डी डी। और भाई साहब 4 नंबर मतलब जैसे ही आप यूं बनाओगे तो अपने आप प्रतापगढ़ दिखेगा। बोलो बात समझ में आई? क्लियर है मेरे भाइयों? अरे भाई साहब लास्ट में ऐसे क्वेश्चन आपके सामने रखने वाला हूं जैसा कि डेली क्लास के खत्म होने के बाद अपन क्वेश्चन करते हैं, तो आज भी बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊंगा मेरे भाइयों। लास्ट में मुझे उन सबके आंसर चाहिए, बस आप तो बने रहिएगा। तो यहां तक अपनी बात हो गई। अब अगली बात चलते हैं राजस्थान के क्षेत्रफल की विश्व के देशों से तुलना। तो भाई साहब एक तो हमारी तुलना किससे हुई है? जर्मनी और जापान। तो यहां पे ध्यान रखेंगे ये जो जा वर्ड है, ये जो जा वर्ड है, ये जो देश आते हैं ये लगभग भाई साहब राजस्थान के क्षेत्रफल के क्या हैं? बराबर। ठीक है सर। तो जा से एक तो जर्मनी है और एक जा से है जापान। एक तो ये बात। दूसरी बात ये ध्यान रखेंगे जिन देशों के पीछे भाई साहब क्या लगता है? लैंड लगता है, वो भी लगभग राजस्थान के क्षेत्रफल के लगभग क्या हैं? बराबर हैं। ओके सर। जैसे भाई साहब पोलैंड और फिनलैंड। अब भाई साहब जा से जर्मनी और जा से जापान, तो ना से एक जिला और सॉरी ना से एक देश और ले आएंगे नॉर्वे। इसके भी अपना राजस्थान क्या है? बराबर। तो जा से तो कितने आए आपके पास? 2, और लैंड से भी कितने आए? 2, और एक सिंगल कौन रहा भाई साहब? नॉर्वे। तो ऐसे करके ये 5 देश आपको याद हो जाएंगे जिनके बेटा क्षेत्रफल के बराबर अपने राजस्थान का क्षेत्रफल आता है। तो जा से जापान और जर्मनी, और लैंड से 2 देश रहेंगे पोलैंड और फिनलैंड, और ना से बेटा नॉर्वे। तो इन देशों के जितने जितने क्षेत्रफल है उतना ही लगभग हमारे राजस्थान का है, तो इनके लगभग हम इक्वल बताते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन ये अच्छा हो सकता है कि राजस्थान का क्षेत्रफल किस देश के बराबर नहीं है। तो यहां से 3-4 देश आपको दे देगा, एक कहीं और से दे देगा। तो बेटा ये ध्यान रखना आप। जी सर। फिर चलते हैं भाई साहब ब्रिटेन। ब्रिटेन से आपका जो राजस्थान है वो 2 गुना बड़ा है राजस्थान। इसका मतलब ब्रिटेन से 2 गुना बड़ा है अपना राजस्थान मेरे भाइयों। और अगली बात करते हैं नेपाल। तो नेपाल से अपना जो राजस्थान है वो 2.5 गुना बड़ा है। चेकोस्लोवाकिया से अपना राजस्थान 3 गुना बड़ा है। श्रीलंका से 5 गुना बड़ा है। बेल्जियम से 11 गुना बड़ा है। और इजराइल से भाई साहब 17 गुना बड़ा है। ये कुछ देशों की बात है। यहाँ इंपॉर्टेंट जो है जिनके हम बराबर हैं उनके साथ तो आप जरूर याद रखेंगे कि जर्मनी, जापान, नॉर्वे, पोलैंड, फिनलैंड इनके लगभग हम बराबर हैं। भाई साहब ब्रिटेन, नेपाल से आप जो है मेरे भाइयों वो 2 गुना बड़े हैं, सॉरी 2.5 गुना। ब्रिटेन से 2 गुना बड़े हैं बेटा, और चेकोस्लोवाकिया से 3 गुना, और श्रीलंका से 5 गुना, बेल्जियम से 11 गुना, और इजराइल से 17 गुना बड़े हैं। तो ये कुछ देशों के साथ अपने क्षेत्रफल की तुलना की गई है। अगली बात, जब आप राजस्थान की आकृति के लिए जाते हो मेरे भाइयों कि राजस्थान की आकृति किस प्रकार है, और जब आप राजस्थान का मैप बनाते हो मेरे भाइयों इस प्रकार से, जब राजस्थान का आप मैप बनाते हो तो बेटा यहां पे देखो, अगर मैं इन 4 पॉइंटों को टारगेट कर देता हूं, जैसे ये उत्तरी पॉइंट हो गया, ये दक्षिणी हो गया, ये पश्चिमी हो गया, और ये पूर्वी हो गया, और फिर एक सीधी सीधी लाइन ऐसे खींचता हूं इस प्रकार से, ये सीधी लाइनें बनाता हूं, तो बताइए ये जो आकृति हमको नजर आ रही है वास्तव में ये पतंगाकार नजर आ रही है? बात तो सही है सर। या मेरे भाइयों इसे आप क्या कह सकते हैं? विषम कोणीय चतुर्भुजाकार। बिल्कुल ठीक है सर। या इसे आप विषम कोणीय चतुर्भुजाकार कह सकते हैं। लेकिन मेरे भाइयों एक व्यक्ति जिसका नाम है बेटा T.H. हैंडले, ये मेरे भाइयों अपने राजस्थान की आकृति को थोड़ा ध्यान रखना, ये अच्छा पॉइंट हो सकता है आने वाले एग्जाम के अंतर्गत। T.H. हैंडले के अनुसार जो राजस्थान की आकृति बताई गई है वो कैसी बताई गई है बेटा? रोम्बस बताई गई है। सीधी सी बात बोलना चाहूंगा इस जगह पे, T.H. हैंडले को हिंदी आती नहीं, इंग्लिश में अपनी बुक का संश्लेषण इसने किया है, और मेरे भाइयों जब इंग्लिश में लिखेगा तो भाई साहब इस वाली शब्दावली को विषम कोणीय चतुर्भुजाकार शब्दावली को क्या बोलते हैं? रोम्बस।
जैसे त्रिभुज को इंग्लिश में ट्राइंगल बोलते हैं, इसी प्रकार इसे रोम्बस बोलते हैं। इसलिए इसने पतंगाकार, विषमकोणीय, चतुर्भुजाकार के अलावा एक राजस्थान की आकृति के बारे में एक शब्दावली और रखी, और वो आप ध्यान रखेंगे क्या है बेटा, रोम्बस है। बोलो यहां तक बात क्लियर? चलिए सर बिल्कुल क्लियर। अब चलते अगली बात पर। राजस्थान के कुछ जिलों की आकृति यहां पे बताई गई है, जैसे जैसलमेर के आगे लिखा हुआ है अनियमित बहुभुजाकार। इसका मतलब जब भी आप राजस्थान के मैप में जैसलमेर को देखने के लिए जाएंगे तो भाई साहब जैसलमेर की कहीं से भी भाई साहब, कहीं से कोई सी भी भुजा भाई साहब बराबर नहीं है। इसीलिए इसके बारे में कहते हैं कि ये जो जैसलमेर है ये भाई साहब अनियमित बहुभुजाकार के समान है, इसकी कोई भी भुजा एक जैसी दिखती नहीं है। जब आप बाड़मेर और बालोतरा की तरफ जाएंगे, जी सर, तो बाड़मेर और बालोतरा की तरफ जाएंगे तो बाड़मेर का ये थोड़ा सा दक्षिणी वाला जो हिस्सा है वो कुछ ऐसा दिखता है। बाड़मेर का थोड़ा सा दक्षिणी वाला हिस्सा ऐसा दिखता है। उसी हिस्से की वजह से मेरे भाइयों उस बाड़मेर को क्या कह दिया गया है, बाड़मेर प्लस बालोतरा को, कि किसके समान है, भारत के समान। फिर जालौर की तरफ जब जाएंगे आप, जी सर, तो जालौर की तरफ जाएंगे तो बेटा जालौर को आप गौर से अगर देखेंगे मैप के अंतर्गत तो कुछ इस प्रकार से जालौर दिखता है। जी सर। अब सर ये क्या है भाई साहब, आपने व्हेल मछली को देखा है पानी में गोता लगाते हुए? तो भाई साहब जब व्हेल मछली पानी में गोता लगाती है तो व्हेल मछली का जो मुंह होता है, आगे वाला पोर्शन वो छोटा होता है, बीच में से बड़ी होती है और पीछे से बिल्कुल छोटी होती है। तो उसी तरीके से ये संरचना दिखती है। तो आपके जालौर की जो आकृति बताई गई है भाई साहब, वो किसके समान बताई गई है बेटा? व्हेल मछली के समान बताई गई है। जी सर। और जब हम बात करते हैं सिरोही की आकृति भाई साहब मेढक के समान है सिरोही की आकृति। तो मेढक आपने देखा है इस प्रकार से थोड़ा सा बैठा हुआ सा दिखता है आपको। जी सर। तो इसी प्रकार से आपके इसकी आकृति बताई गई है मेरे भाइयों। तो आप यहां पे भी ध्यान रखेंगे कि सिरोही की जो आकृति है मेरे भाइयों वो किसके समान बताई गई है? मेढक के समान। तो जैसलमेर की आकृति जो है वो अनियमित बहुभुजाकार है, इसकी कहीं से भी दोनों भुजाएं सेम नहीं दिखती हैं। बाड़मेर जो है वो भारत के समान दिखता है। जालौर जो है ऐसा लगता है व्हेल मछली के समान, व्हेल मछली पानी में गोता लगा रही हो। और सिरोही जो है वो मेढक के समान दिखता है मेरे भाइयों। इसी प्रकार आगे की आकृतियां भी आपको कंप्लीट करता हूं, आइए। जैसे उदयपुर और सलुम्बर ऑस्ट्रेलिया, जैसे सलुम्बर इसी से अलग हुआ है, तो ये जब नहीं अलग हुआ था तब आपका उदयपुर ऐसा दिखता था भाई साहब, आपका ये उदयपुर था। ठीक है। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया आप बनाते हो। ठीक है सर। राजसमंद जो देखोगे भाई साहब, राजसमंद को जब देखने के लिए आप जाओगे तो भाई साहब राजसमंद कुछ ऐसा दिखता है जैसे आपके तिलक कर दिया हो, या जब अपन पानी की बूंदें टपकती हैं तो नीचे का तरफ का एरिया उसका चौड़ा होता है, ऊपर से सकरा होता है, तो या तो पानी की बूंद के समान या तिलक के समान बोल देते हैं। भीलवाड़ा का जो आकृति बताया गया है बेटा वो बताया गया है आपका आयताकार। कैसा भाई साहब? आयताकार। और टोंक की जो आकृति बताई गई है इसके बारे में ये कहते हैं, टोंक के बारे में लगभग राजस्थान जैसा ही दिखता है। कौन? टोंक। तो राजस्थान के समान दिखने वाला कौन सा जिला है? तो ध्यान रखना भाई साहब टोंक है। ओके सर। तो यहां पे बात हुई सबसे पहले उदयपुर। उदयपुर दिखता है आपको भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के समान। किसके समान दिख रहा है? ऑस्ट्रेलिया के समान। राजसमंद जो है भाई साहब वो दिखता है तिलक के समान या पानी की बूंद की तरह। और भीलवाड़ा जो है भाई साहब वो दिखता है आपको किसके समान? आयताकार दिखता है। ठीक है सर। और जब बात आती है टोंक की तो भाई साहब ये सेम राजस्थान की तरह दिखता है। लालो किसकी तरह दिखता है बेटा? राजस्थान की तरह दिखता है। तो यहां पे ये कुछ आकृतियों को भी आप ध्यान रखेंगे। जी सर। फिर चलते हैं दौसा की तरफ। तो दौसा की जब आप बात करोगे इन जिलों को बेटा, इन जिलों की आकृति को रटना नहीं है भाई साहब, खाली मैप लेना, जो आकृति में जैसे बता रहा हूं उस मैप में उस जिले को इंडिकेट करके उसे भरना, रंगना। अरे यार वो दिखता है ऐसा। अगर आपने 2 बार भी मैप भर दिया तो आपके सारे ये आकृति वैसे याद हो जाएंगे। अब चलते हैं दौसा पे भाई साहब। और दौसा को जब आप देखेंगे मैप में तो कुछ इस प्रकार से है दौसा आपका, इस प्रकार से दिखता है धनुषाकार। फिर बात करता हूं करौली की। करौली को आप जब देखेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से है करौली आपका, इस प्रकार से है करौली। जैसे मान के चलो जब बतख को देखा है आपने पानी में, दोनों पैरों को पानी में जाने के बाद फोल्ड कर लेती है, पूरा धड़ पानी पे होता है यूं, और जो गर्दन होती है वो यूं निकली होती है, तो बतख के समान दिखेगा करौली। जयपुर और कोटपुतली बहरोड की बात करूं तो ये पानी की सुराही के समान है। ऊपर से पानी की सुराही का एरिया जो होता है वो सकरा,
और बीच में से कैसा होता है, चौड़ा होता है नीचे से। सीकर की जो आकृति बताई गई है बेटा वो कैसी है, तो ये भी ध्यान रखना, सीकर की जो आकृति है वो अर्ध चंद्राकार बताई गई है। हनुमानगढ़ किसके समान दिखता है, तो जब मैप में देखोगे तो कुछ ऐसा आपको प्रतीत होगा हनुमानगढ़, या तो कह लो अंग्रेजी के एल के समान, या कह लो कुर्सी के समान, या कह लो सोफे के समान। जी सर। और चित्तौड़गढ़ जो है ये घोड़े की नाल जैसा दिखता है। ये कैसा दिखता है बेटा, घोड़े की नाल के समान दिखता है। तो यहां पे मैंने कुछ आपको और आकृतियां बताई, जिसमें दौसा की बात करूंगा तो बेटा दौसा धनुषाकार रहेगा। करौली की बात करूंगा तो करौली किसके समान दिख रहा है बेटा, बतख के समान दिख रहा है सर। जयपुर की बात करूंगा, जयपुर कोटपुतली भैरोड की, तो ये पानी की सिरोही के समान है। सीकर की बात करूंगा तो बेटा सीकर अर्ध चंद्राकार है। हनुमानगढ़ की बात करूंगा तो अंग्रेजी के एल वर्ड के समान या कुर्सी या सोफे के समान है। और चित्तौड़गढ़ की बात करूंगा तो भाई साहब ये घोड़े की नाल के समान दिखता है। ये भाई साहब आकृति मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से यहां पे बताई है। अब चलिए राजस्थान का मेरे भाइयों इस जगह पे वो क्षेत्रफल कंप्लीट हो जाता है। अब जो इंपॉर्टेंट बात आ रही है उसे बहुत अच्छे से समझना। राजस्थान अब जो बात आएगी बेटा वो राजस्थान की सीमा की बात आएगी। कुछ बच्चे लिख रहे सर भरतपुर गिलहरी के समान दिखता है, तो बेटा भरतपुर से डीग अलग अलग हो चुका है, अब उसकी संरचना पे भी प्रभाव पड़ेगा, तो इसलिए उसे आप मिस कर दें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। चलिए मेरे भाइयों अब जो बात आएगी वो राजस्थान की सीमा से संबंधित रहेगी और इसे बहुत अच्छे से आप समझेंगे। जी गुरुजी। भाई साहब सबसे पहली बात तो ये कि राजस्थान की जब सीमा की बात करते हैं तो ये टोटल बाउंड्री जो आप देख रहे हो बेटा, यहां से लेकर यहां तक ये जो बाउंड्री देख रहे हो, इधर तो लगती है बेटा पाकिस्तान से, और फिर ये जो बाउंड्री जिस पे मैं अभी आपका कलर कर रहा हूं सर, ये बाउंड्री लगती है अपने ही राज्यों के साथ। और जब अपने ही राज्यों के साथ लगेगी, मेरी बात को बहुत अच्छे से समझना आप लोग, जब अपने ही राज्यों के साथ लगेगी तो बनने वाली बाउंड्री ये कहलाएगी अंतर राज्य सीमा। इसका मतलब राजस्थान के चारों ओर कहीं पे भी कोई जलीय भाग नहीं है। तो बेटा यहां से लेके और यहां तक जो ये बाउंड्री देख रहे हो, जिसको मैं वापस से फिर एक बार और कलर कर रहा हूं, ये वो बाउंड्री है मेरे भाइयों जो पाकिस्तान के साथ लगती है। बेटा जो किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है। और ये अपना कौन है मेरे भाइयों, ये अपना भाई साहब राजस्थान है, ये अपना राजस्थान है मेरे भाइयों। और जब कोई राज्य किसी देश के साथ सीमा बनाता है तो बेटा वो बनने वाली सीमा लाड़ लो क्या कहलाती है मेरे भाइयों, वो बनने वाली सीमा बेटा अंतरराष्ट्रीय कहलाती है। क्या कहलाती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा कहलाती है। ओके सर। अब ध्यान देना, फिर भाई साहब इधर की तरफ आपको लेके चलता हूं। जो ये अंतरराज्यीय सीमा है, इधर हमारा पड़ोसी पड़ता है भाई साहब पंजाब, इधर हमारा पड़ोसी है भाई साहब हरियाणा। ओके सर। इधर की तरफ पड़ोसी आता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है सर। और इधर की तरफ चलोगे तो बेटा पड़ोसी आता है आपका मध्य प्रदेश, और इधर आओगे तो बेटा पड़ोसी रहेगा कौन, गुजरात। ओके सर। तो बताइए जब राजस्थान इधर की तरफ इन राज्यों के साथ सीमा बनाएगा तो बेटा वो बनने वाली सीमा को आप कहेंगे अंतर राज्य सीमा। कौन सी सीमा बोलेंगे, अंतर राज्य सीमा। तो भाई साहब इधर की तरफ जो ये बाउंड्री रहेगी वो अंतरराष्ट्रीय, और जो अपने ही राज्यों के साथ लगेगी वो कहलाएगी अंतर राज्य सीमा। अब यहां पे एक बात और ध्यान से सुनना भाई साहब, कहीं पे भी चारों ओर जलीय भाग नहीं है, तो जब मैं अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य इन दोनों को जोड़ूंगा, अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्य दोनों को जोड़ूंगा, तो भाई साहब जलीय भाग तो है ही नहीं, तो ये दोनों मिलके जो बनाएंगी भाई साहब वो बाउंड्री बनेगी कौन सी, स्थलीय सीमा। कौन सी बनेगी, स्थलीय सीमा बनती है, मिलके जो बाउंड्री बनती है। तो यहां सबसे पहली बात थी राजस्थान की सीमा, या मैं कहूं इसे कि राजस्थान की सीमा, या कहूं राजस्थान की सीमा की जगह भाई साहब क्या, स्थलीय सीमा। तो बताइए स्थलीय सीमा में ये टोटल एरिया काउंट हो जाएगा पूरा, बिल्कुल होगा सर। और स्थलीय सीमा आपकी आती है 5920 किलोमीटर। बेटा कितनी आती है, 5920 किलोमीटर। और इस 5920 किलोमीटर को जब दो भागों में डिवाइड किया जाता है तो एक तरफ आप देख पा रहे हैं कौन सी बाउंड्री है भाई साहब,
एक तरफ आप देख पा रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय सीमा है, ओके सर, और एक तरफ आप देख पा रहे हैं मेरे भाइयों कौन सी बाउंड्री है, अंतर राज्य सीमा है, ओके सर। तो जो अंतरराष्ट्रीय सीमा आपके राजस्थान की आती है, जो पाकिस्तान के साथ लगती है, वो ध्यान रखना कितनी लगती है, 1070, और जो अंतरराज्य लगती है बेटा ये लगती है कितनी, 4850 किलोमीटर, ठीक है सर, कितनी लगती है, 4850। इसका मतलब राजस्थान जो इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है वो 1070 है, बाकी इनके साथ जो बनाता है उसमें पंजाब के साथ 89 किलोमीटर बनाता है, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर बनाता है, यूपी के साथ 877 किलोमीटर बनाता है, एमपी के साथ मेरे भाइयों 1600 किलोमीटर बनाता है, और गुजरात के साथ मेरे भाइयों 1022 किलोमीटर बनाता है। तो इसको अगर आप टोटल करेंगे तो वो 4850, और फिर अगर इन दोनों को जोड़ देंगे ना बेटा तो वापस से वही बाउंड्री बन जाएगी जहां से आपने शुरू किया था राजस्थान, स्थलीय सीमा, और स्थलीय सीमा वापस से उतनी आ जाएगी 5920 किलोमीटर। बोलो, इस प्रकार से ये राजस्थान की सीमा का बेटा विवरण चलेगा आपका आगे की ओर। तो पहले तो यूं बताएं कि राजस्थान की जो सीमा है भाई साहब उसमें जलीय भाग तो कोई है ही नहीं, स्थलीय भाग है, तो स्थलीय सीमा 5920 हो गई जी सर। उसमें भी दो पोर्शन हो गए, अंतरराष्ट्रीय और अंतरराज्य, और अंतरराष्ट्रीय जो आता है वो 1070 आता है, अंतरराज्य जो है 4850 है, दोनों मिलकर जो बाउंड्री बनाते हैं भाई साहब वो हो जाती है 5920। अब चलते हैं सर आगे की ओर। तो फिर भाई साहब यहां पे एक बात देख लीजिए मेरे भाइयों, आगे की ओर बढ़ने से पहले विद्यार्थियों का साथ, लक्ष्य की सौगात, सभी कोर्स विद नोट्स अब मात्र भाई साहब आपके 1299 रुपए में कर दिए गए हैं। ये गणतंत्र दिवस का जो ऑफर था उसके लिए मेरे भाइयों, इसके अंतर्गत चाहे बीएसटीसी हो साथ में बुक फ्री रहेगी, इसके अलावा पीटीटी हो साथ में बुक फ्री रहेगी मेरे भाइयों, इसके अलावा हाईकोर्ट चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हो इसके भी साथ में बुक रहेगी, और हाईकोर्ट। और भाई साहब एक बात, ऑफर केवल आपका ये 29 जनवरी तक है। ऑफर जो आप ये देख रहे हो भाई साहब, ये आपका जो ऑफर है मेरे भाइयों ये केवल 29 जनवरी तक है। इसका मतलब भाई साहब एक दिन आपके पास और बाकी है, तो भाई साहब जल्दी से जाइए लक्ष्य क्लासेस उदयपुर, भाई साहब एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए मेरे भाइयों, और वहां से इसे परचेज कीजिए और अपनी तैयारी को एक नई दिशा दीजिए मेरे भाइयों। चलिए तो देखो, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान की क्या भाई साहब, भौगोलिक सीमा, और भौगोलिक शब्द में दो शब्द होते हैं ये भी ध्यान रहे, एक होता है बेटा स्थलीय, जी सर, और एक होता है बेटा जलीय। और जलीय सीमा जो है हमारी वो शून्य है, क्योंकि जलीय भाग हमसे लगता नहीं है मेरे भाइयों। स्थलीय पे आते हैं तो स्थलीय दो प्रकार की बाउंड्री बनती है, एक अंतरराष्ट्रीय 1070 और एक अंतरराज्य आपकी 4850, दोनों मिलके कितनी हो जाती है 5920, जिस पे मैंने अभी बात की थी। तो बताइए यहां तक आपको सारी बातें मेरे हिसाब से समझ में आ जानी चाहिए। जी सर, अब देखिए बेटा आगे की बात क्या निकल के आती है उसे आपके लिए समझाता हूं। हम पढ़ रहे थे राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा, और राजस्थान की जब आप अंतरराष्ट्रीय सीमा पर जाओगे बेटा, इस राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की जब मैं आपसे बात करने के लिए जाऊंगा, जी सर, तो बेटा ये अंतरराष्ट्रीय सीमा ये रही आपके, ये आपके राजस्थान की कौन सी रहेगी, अंतरराष्ट्रीय सीमा। ओके सर, कहां से शुरू होती है तो ध्यान देना बेटा, ये आपके श्री गंगानगर के अंतर्गत शुरू होती है, और जो स्थान है जहां से इसकी शुरुआत आप मानेंगे हिंदूमल कोट। सर हम इसकी शुरुआत इधर से क्यों मान रहे हैं, इधर से क्यों नहीं मान रहे, क्योंकि बेटा जब ये रेडक्लिफ रेखा की अपन बात करेंगे अंतरराष्ट्रीय सीमा की, तो इसमें एक मूल दिशा का चुनाव किया जाता है शुरुआत के लिए। तो बाड़मेर तो आपका ना तो दक्षिण में है ना पश्चिम में, लेकिन श्रीगंगानगर तो उत्तर में है ना, तो इसीलिए वहां से इसकी शुरुआत मानी जाती है। और कहां तक आती है बेटा ये, तो ध्यान रखना मेरे भाइयों, बाड़मेर के अंतर्गत भाई साहब बाखासर, बाड़मेर के अंतर्गत बाखासर या सहागढ़, बाड़मेर के अंतर्गत बाखासर या सहागढ़ तक जो देखेंगे ये अंतरराष्ट्रीय सीमा रहेगी, ठीक है सर। और ये जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ये भाई साहब आपके दो देशों के बीच में रहेगी, इधर कौन रहेगा, पाकिस्तान, और ये कौन रहेगा, भारत, और भारत का ये कौन सा स्टेट रहेगा, राजस्थान। इसका जो निर्धारण हुआ भाई साहब वो भी ध्यान रखेंगे आप, 17 अगस्त 1947 को हुआ। किस नाम से इसका निर्धारण किया गया तो वो भी आप ध्यान रखेंगे भाई साहब, रेडक्लिफ रेखा के नाम से निर्धारण किया गया। राजस्थान की टोटल जो बाउंड्री है 5920, स्थलीय सीमा जो है टोटल, उसे अगर मैं 100 मान लूं तो उसमें राजस्थान की रेडक्लिफ रेखा का योगदान कितना आता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे बेटा कि राजस्थान की जो स्थलीय सीमा है उस स्थलीय
सीमा के अंतर्गत, ध्यान रखना, उस स्थलीय सीमा के अंतर्गत बेटा जो आपकी ये राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा का योगदान है, वो रेड क्लिफ रेखा का योगदान जो आता है मेरे भाइयों, उसे भी आप ध्यान रखेंगे, वो रहेगा 18.7%। अब आपको समझाता हूं पूरा मैटर, वहां से अगर मैपिंग से आपको समझ में आ गया तो देखो यहां पे आइए, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा की जो मुझे संरचना बनानी थी वो मैंने ये बना दी, ठीक है सर। अब बताइए इसमें निर्धारण कब लिखा मैंने? 17 अगस्त 1947। किस नाम से किया गया सर? रेड क्लिफ रेखा के नाम से। निर्धारणकर्ता का पूरा नाम, जिसने इस रेखा का निर्धारण किया बेटा उसे कहते हैं सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ। ध्यान रखना पूरा नाम, ये ध्यान रखना भाई सब, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या बेटा? सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ। तो भाई साहब रेड क्लिफ रेखा का पूरा नाम रहेगा बेटा सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ, मतलब निर्धारणकर्ता का पूरा नाम रहेगा, और उस रेखा का नाम तो केवल आपको रेड क्लिफ ही बताना है। ये तो वो व्यक्ति है जिसने इसका निर्धारण किया था, तो उस व्यक्ति का पूरा नाम रहेगा, ध्यान रखना, सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ। और ये जो आपकी रेड क्लिफ रेखा है, जो राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा है मेरे भाइयों, ये आपके राजस्थान की टोटल स्थलीय सीमा में कितना योगदान देती है? तो भाई साहब ये देती है 18.7%। मेरे भाइयों एक बार बस मुझे ये बता दीजिए कि आपको यहां तक बातें समझ में आई कि नहीं आई, एक बार कमेंट बता दीजिए आप कमेंट करके। बहुत बढ़िया, हाँ सर सिरिल जॉन रेड क्लिफ रहेगा मेरे भाइयों, बिल्कुल बेटा बिल्कुल। चलिए तो मेरे भाइयों बहुत अच्छे से आपको यहां तक बेटर समझ में आ चुका है, तब तो मैं बात को आगे बढ़ाऊं। जी सर, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, तब तो बात को अपन आगे बढ़ाएं। जी सर, आज क्लास अब, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए मेरे भाइयों 18.7 बिल्कुल बेटा, ओके मेरे भाइयों ओके। चलिए समझ में आई, ओके ओके। चलिए मेरे भाइयों तो अगली जो बात आपके सामने आ रही है, ये जो अपने राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा देखी जिसे आपने रेड क्लिफ रेखा के नाम से जाना, इसके बारे में एक बात आपको और कहना चाहूंगा मैं इस जगह पे। जी सर, ध्यान से सुनना मेरे भाइयों, कहीं वहां पे अटक जाओ आप। भाई सब जब अपन भारत का मैप बनाते हैं, जी सर, जब अपन भारत का मैप बनाते हैं तो इसमें मेरी एक बात बड़ी अच्छे से सुनना। जी सर आप तो सुनाइए, बस हम सुनने के लिए तैयार हैं। भाई सब इस जगह पे आपका एक जलीय भाग आता है इस जगह पे, और उसे कहते हैं आप कच्छ की खाड़ी, ठीक है सर। फिर एक जलीय भाग आता है आपका इस जगह पे, जी सर, जिसे कहते हैं आप खंबात की खाड़ी, ओके सर। ध्यान से सुनना भाई साहब, बात कहना क्या चाहते हैं। ये जो जलीय भाग है जो भाई साहब तीन और स्थल से घिर रहा है, ये तो है आपकी खंबात की खाड़ी, ओके सर। और मेरे भाइयों ये जो जलीय भाग है भाई साहब, ये है आपका जो तीन और जल से घिर रहा है, ये है भाई साहब कच्छ की खाड़ी। क्या है? कच्छ की खाड़ी, ओके सर। और भाई साहब जब आप इससे ऊपर जाओगे बेटा, इससे ऊपर जाओगे ये, तो ये हो जाता है कच्छ का रण। अब आपकी जो ये रेड क्लिफ रेखा है मेरे भाइयों, ये कहां से शुरू होती है तो वो देख लीजिए आप। भाई साहब ये इस जगह से, इसका मतलब कच्छ की खाड़ी के उत्तरी भाग से यहां से शुरू होती है ये आपकी रेड क्लिफ रेखा बेटा। इसे मैं तो केवल राजस्थान में ही पढ़ा रहा था आपके लिए, लेकिन इंडिया लेवल पे भी इसे थोड़ा सा देख लीजिए आप, जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। इस जगह तक जाएगी, तो यहां से ये शुरू रहेगी और यहां तक जाएगी मेरे भाइयों, और यहां से लेके यहां तक जाएगी, तो इसकी बेटा टोटल लेंथ आती है 3323 किलोमीटर, 3323 किलोमीटर। तो कल को बेटा मैं ये कहूं आपसे कि रेड क्लिफ रेखा की, अगर मैं आपसे ये कहूं कि रेड क्लिफ रेखा की और भाई साहब कुल लंबाई, तो बेटा ध्यान रखना रेड क्लिफ रेखा की जो कुल लेंथ आती है वो तो ये रही 3323 किलोमीटर। अब इस लेंथ पे लगने वाले आपके राज्य कौन कौन से रहेंगे? तो बेटा एक राज्य आपका रहेगा कौन? गुजरात। बेटा एक राज्य इस पे कौन रहेगा आपका? राजस्थान, ओके सर। बेटा एक राज्य आपका कौन रहेगा? पंजाब, ओके सर। फिर बेटा एक राज्य यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर, और यहां पे रहने वाला है मेरे भाइयों कौन? लद्दाख। तो भाई साहब इस रेड क्लिफ रेखा पे ध्यान रखना, भारत के दो तो केंद्र शासित प्रदेश हैं, केंद्र शासित प्रदेश जो लगते हैं वो दो हैं। और भाई साहब जब राज्य की बात कर लेता हूं कि राज्य कितने हैं, तो भाई साहब इस पे लगने वाले राज्य 3 हैं। और इसमें भी एक बात ध्यान रखना, इसका मतलब ये टोटल जो लेंथ है रेड क्लिफ रेखा की बेटा वो तो 3323 किलोमीटर है। अपन तो केवल राजस्थान में पढ़ रहे थे। जी सर, अपन तो बस बेटा यहां पे पढ़ रहे थे, अपन तो केवल यहां पढ़ रहे थे 1070 किलोमीटर। तो कल को बेटा वो ये कहे कि रेड क्लिफ रेखा की कुल लंबाई 3323 किलोमीटर है, तो बात सही है। लेकिन जब वो ये कहे कि रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है, तो फिर आपको कितनी बतानी है? 1070 किलोमीटर। क्लियर है ये वाली बात?
अब भाई साहब इन 5 में से सर्वाधिक कौन बनाता है, तो यह भी ध्यान रखना भाई साहब, पाकिस्तान के साथ जो सर्वाधिक सीमा संलग्न करता है भाई साहब वो कौन है, आपका राजस्थान। और फिर आपसे पूछा जाए कि न्यूनतम सीमा कौन संलग्न करता है पाकिस्तान के साथ रेड क्लिफ रेखा पर, तो भाई साहब वो कौन है, गुजरात। एक तो बात ये ध्यान रखेंगे आप, क्लियर है। अब अगर आपसे यहां से 2 तरीके से भाई साहब क्वेश्चन पूछा जाए आपसे, एक तो ये पूछा जाए, ध्यान देना आप इन्हीं बातों में उलझते हो बेटा आप, कि रेड क्लिफ रेखा की जी सर, और यहां से मैं 2 पॉइंट बना लूं आपके लिए ऐसे कि रेड क्लिफ रेखा की बेटा कुल लंबाई कितनी है, और फिर मैं ये पॉइंट बना लूं कि रेड क्लिफ रेखा की राजस्थान में लंबाई कितनी है। तो अब बताइए दोनों में अंतर तो है यार, रेड क्लिफ रेखा की जब वो कुल लंबाई पूछ रहा है तो आप बताइए 3323 किलोमीटर, ठीक है सर, और जब वो राजस्थान में लेके आपको आ रहा है तो फिर आप कितनी बताइए, 1070 किलोमीटर बताइए। क्लियर है बात, ये बात बिल्कुल क्लियर है सर। तो इस प्रकार से ये आपकी रेड क्लिफ रेखा रहेगी जिसको मैं राजस्थान के अंतर्गत आपको पढ़ा रहा हूं। ओके क्लियर, चलिए अगले पॉइंट पे पहुंचते हैं मेरे भाइयों कि रेड क्लिफ रेखा की जो अपन ने शुरुआत की थी राजस्थान के अंतर्गत वो इस जगह से हुई थी जी सर, और ये जो जगह थी मेरे भाइयों वो थी भाई साहब अंतरराष्ट्रीय सीमा जो अपन देख रहे थे। अब सुनना कहां से शुरू होती है, तो रेड अंतरराष्ट्रीय सीमा या राजस्थान की जो रेड क्लिफ रेखा है वो इस जगह से आपने शुरू की थी, बिल्कुल की थी सर। और इस जगह से जो शुरू हुई थी वो जिला था आपका श्री गंगानगर, और बेटा स्थान ध्यान रखेंगे जहां से इसकी शुरुआत होती है वो स्थान था आपका हिंदूमल कोट, ठीक है सर। और नीचे की तरफ आप जाएंगे लास्ट बिंदु पे तो आप देख पा रहे हैं बाड़मेर जिले की एक सेडवा तहसील आती है, उसमें बाखासर या साहगढ़ या भलगांव तक ये जाती है। तो भाई साहब यहां दी एंड कहां पे करती है, आप तो इतना याद रखना कि बाड़मेर जिला रहेगा, बाड़मेर के अंतर्गत मेरे भाइयों बाखासर या साहगढ़ गांव तक जाएगी भाई साहब। इसे कहते हैं आपके राजस्थान की मेरे भाइयों क्या, रेड क्लिफ रेखा। तो जब आपसे पूछे कि रेड क्लिफ रेखा की स्थिति कहां से कहां तक रहेगी तो ये रहेगी, और इसका लेंथ जो आता है राजस्थान में वो 1070 किलोमीटर रहने वाला है, ठीक है सर। अगली बात यहां पे जो बड़े विशेष बिंदु थे जो मैंने पहले भी समझा दिए हैं आपको कि रेड क्लिफ रेखा पर मेरे भाइयों विशेष बिंदु क्या है, बताइए कौन से देशों को एक दूसरे से अलग करती है। तो ध्यान रखना ये कौन से 2 देशों के बीच में है, भारत पाकिस्तान। फिर देखो ये लिखी हुई बोला है रेड क्लिफ रेखा की कुल लेंथ आपसे पूछा जाए तो कितनी रहेगी, 3323। आपसे पूछा जाए रेड क्लिफ रेखा की बेटा राजस्थान में लंबाई, तो ध्यान रखना 1070 किलोमीटर राजस्थान की स्थलीय सीमा में। अब देखो बेटा ये जो स्थलीय सीमा कह रहा है ये है अपनी 5920 किलोमीटर, ठीक है सर। इसे अगर मैं कितना मान लूं, 100% मान लूं, तो उसमें राजस्थान की रेड क्लिफ रेखा, अब रेड क्लिफ रेखा कितने किलोमीटर थी, 1070। तो इस 1070 का इस 5920 में कितना योगदान है, तो भाई साहब वो आता है 18.7%। ये ध्यान रखेंगे रेड क्लिफ रेखा का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है। अब देखो यहां से कहा इसने रेड क्लिफ रेखा का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है। अब ये बात की जा रही है किसके संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। तो भारत के संदर्भ में अभी आप देख के आ रहे थे 2 केंद्र शासित प्रदेश और 3 राज्य। तो भारत के संदर्भ में मैं इसे 100 मान लूं, 100 मानने का मतलब 3323 किलोमीटर जो है उसे मैं 100 मान लूं, तो उसमें अपना राजस्थान कितना योगदान देता है, 32.19% योगदान देता है। बोलो बात समझ में आई मेरे भाइयों यहां तक, वेरी गुड मेरे भाइयों, बहुत अच्छे से सुनो, आप सारे पॉइंटों को बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा। अब देखिए यहां पे बात अपन क्या करने वाले हैं, राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय सीमा या रेड क्लिफ रेखा पर स्थित जो राजस्थान के जिले हैं, मैंने बेटा एक तरफ आपको लिख रखा है प्राचीन राजस्थान, मतलब जब आपके कितने जिले हुआ करते थे, 33 हुआ करते थे, तब या कितने लगा करते थे। फिर मैंने एक तरफ आपको मेंशन कर रखा है नवीन राजस्थान, अब कितने लगते हैं। तो मैं इस बात को यहां से आपको समझाना चाहूंगा कि राजस्थान की जो आप पढ़ रहे हो बेटा रेड क्लिफ रेखा, इस रेड क्लिफ रेखा पर मेरे भाइयों, रेड क्लिफ रेखा पर प्राचीन राजस्थान के कितने जिले थे, प्राचीन राजस्थान के कितने जिले थे, और अब रेड क्लिफ रेखा पर जो नवीन राजस्थान है 41 जिलों के अकॉर्डिंग इसके कितने लगते हैं। बड़े ध्यान से सुनिएगा मेरे भाइयों सारे बच्चे,
एक दो बच्चों ने कमेंट भी किए थे सर रेड क्लिफ रेखा पर हम 4 माने या 5 माने, तो अभी आप बहुत अच्छे से सुनना मेरे भाइयों, तब आपको एक ही बार में सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। जी सर, तो प्राचीन राजस्थान जब आप चलोगे इस प्रकार से जी, तो प्राचीन राजस्थान का मतलब मेरा यहां से सीधा सीधा है जब 33 जिले थे, और जब अपन नवीन राजस्थान में आएंगे तब देखेंगे भाई साहब क्या तब्दीली हुई। जी सर, तो सुनिए, रेड क्लिफ रेखा आपकी यहां से लेके यहां तक मान लेते हैं, ठीक है सर, हो गई। इसमें ये वाला जो जिला आप देख रहे हैं ये श्रीगंगानगर हो गया, ठीक है सर। ये जो जिला देख रहे हैं आप ये बीकानेर हो गया। ये जो जिला आप देख रहे हैं मेरे भाइयों इस प्रकार से ये जैसलमेर हो गया, और ये जो जिला है वो बाड़मेर हो गया। इसका मतलब प्राचीन राजस्थान में भाई साहब जिले लगते थे 4 जिले। कितने जिलों की संख्या थी? 4 जिले थे। 4 जिले सर कौन कौन से थे? उत्तर से दक्षिण में आएंगे तो भाई साहब एक था आपका श्रीगंगानगर, ओके सर। फिर भाई साहब दूसरा था आपके पास बीकानेर, ठीक है सर। फिर भाई साहब तीसरा था आपके पास जैसलमेर, ओके सर। और चौथा था भाई साहब आपके पास बाड़मेर, ओके सर। कितना कितना बनाते हैं? श्रीगंगानगर 210 किलोमीटर बनाता था, बीकानेर मेरे भाइयों 168 किलोमीटर बनाता था, जैसलमेर 464 किलोमीटर बाउंड्री बनाता था, और बाड़मेर मेरे भाइयों 228 किलोमीटर बनाता था। बोलो बात यहां तक समझ में आ गई? बिल्कुल आ गई सर। अब श्रीगंगानगर का लेंथ कितना लगता था बेटा? ये तो ये लगता था 210। बीकानेर का कितना लगता था? 168। जैसलमेर कितना था मेरे भाइयों? 464। और बाड़मेर कितना था? ये। अब मेरे को एक बात बताइए, जब 4 जिले थे तब अपना सर्वाधिक कौन बनाया करता था? तो भाई साहब जैसलमेर था, ये सर्वाधिक जो बाउंड्री। और मैं कहूं कि न्यूनतम कौन बनाया करता था? तो भाई साहब न्यूनतम जो बाउंड्री था वो कौन बनाता था? बीकानेर। चलते हैं अब इधर की तरफ, आइए भाई साहब, इधर की तरफ क्या मिलेगा? इधर की तरफ भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। यहां से लेके यहां तक ये अंतरराष्ट्रीय सीमा जी। और ये वो जिला जो आप पढ़ रहे हैं अभी श्रीगंगानगर, ओके सर। ये वो जिला जिसे आपने अभी देखा है बीकानेर, अभी मेरी बात ध्यान से सुनना भाई साहब। और ये वो जिला जिसे आप कह रहे थे जैसलमेर, और एक ये जिला भाई साहब जिसका नाम है क्या? बाड़मेर। अभी ध्यान से सुनना मैं कहना क्या चाहता हूं भाई साहब। हाँ जी सर, तो ये तो हो गया आपका श्रीगंगानगर, ओके सर। और भाई साहब ये हो गया आपका बीकानेर। अभी बात बहुत अच्छे तरीके से घूमेगी, ध्यान रखना। और ये हो गया आपका जैसलमेर, जी सर। और ये हो गया बाड़मेर। अब मेरे भाइयों यहां तब्दीली क्या हुई है तो वो आप गौर फरमाएंगे कि तब्दीली क्या हुई है सर इस जगह पे। तो तब्दीली भाई साहब ये है सीधी सीधी सी, कि यहां आपका एक जिला हुआ करता था जिसका नाम था जोधपुर, ओके सर। मान लिया ये जोधपुर है। अब जोधपुर में से भी मेरे भाइयों 2 भाग बन गए, जी सर। तो जोधपुर का जो ये उत्तरी पोर्शन है इस प्रकार से ये अलग किया गया है, ये पोर्शन जिसको एक जिला बनाया गया है फलौदी। अब बताइए ये कौन है आपका? फलौदी। अब आप इतना जब देख रहे हो तो फलौदी बताइए बाउंड्री पे तो नहीं आ रहा है, अभी आएगा, लेकिन ध्यान से सुने, आएगा। अब ये फलौदी बना, ये जोधपुर बना, ठीक है सर। अब फलौदी के अंतर्गत जैसलमेर में यहां पे ये जैसलमेर की एक तहसील हुआ करती थी जिसका नाम था नोख। क्या था बेटा? नोख तहसील। तो जैसलमेर की जो ये तहसील थी इसका नाम था मेरे भाइयों नोख तहसील। और नोख तहसील का पोर्शन हम किसको दे देते हैं बेटा? इस फलौदी को दे देते हैं। और फलौदी को देने के बाद अब बताइए ये फलौदी फिर बाउंड्री पे आ गया क्या नहीं आ गया? बिल्कुल आ गया सर। तो इस प्रकार से जैसलमेर का जो नोख तहसील का भाग दिया है उसकी वजह से फलौदी बाउंड्री पे आया है। अगर मैं जैसलमेर का वो भूभाग इसको नहीं देता तो ये बाउंड्री पे नहीं आता। तो इसका मतलब अब कितने जिले हुए? सही तरीके से सुनिए भाई साहब। यहां पे आपका एक जिला श्रीगंगानगर हो गया, एक आपका बीकानेर हो गया, और तीसरा जिला ये ऐड करना पड़ेगा आपको, कौन? फलौदी, ओके। और चौथा जिला आपका ये रहा मेरे भाइयों, कौन सा? जैसलमेर सर। और 5वां ये रहा, तो 4 और 5। तो अब जो आपके राजस्थान में लगते हैं वो कितने लगते हैं? 5। और उसमें सर्वाधिक कौन बनाता है? तो सर्वाधिक बनाता है जैसलमेर। और न्यूनतम कौन बनाता है? तो न्यूनतम बनाता है फलौदी। अब देखो यहां पे डाटा जब तक गवर्नमेंट नहीं देती थी तब तक आप प्रस्तुत नहीं कर सकते बेटा। श्रीगंगानगर में कोई तब्दीली नहीं रहेगी, 210 रहेगा। बीकानेर फ्रंट पे जितना था अभी भी उतना ही है, 168 रहेगा। बाड़मेर फ्रंट पे जितना था अभी भी उतना ही है, 228 रहेगा। लेकिन जैसलमेर जो 464 था उसी का हिस्सा तो नोख तहसील का जो हिस्सा था वो फलौदी को दिया। तो इसका मतलब जैसलमेर में से जितना कम होगा वो उतना ही फलौदी के लिए जाएगा।
इसका मतलब फलोदी जिला उतना ही बाउंड्री बनाएगा। बोलो क्लियर हो गई बात? बिल्कुल सर। तो यहां पे भाई साहब इस प्रकार से ध्यान रखना है कि प्राचीन राजस्थान के अंतर्गत तो कितने लगते थे बेटा? 4 और अभी लगते हैं 5। जल्दी से मुझे एक बार ये बताइए कमेंट करके कि बात समझ में आ गई क्या? चलिए, और समझ में आ गई तो फिर आगे बढ़ते हैं मेरे भाइयों। यहां तक आपने अगर समझ लिया है तो देखो ये वो बात निकल के आ गई। प्राचीन राजस्थान में 4 जिले लगते थे, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर। और अब नवीन राजस्थान में 5 लगते हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। तो यहां नवीन राजस्थान में थोड़ा ध्यान रखना, सर्वाधिक जैसलमेर बनाता है और न्यूनतम फलौदी बनाता है। ओके सर। अब अगली बात सुनो भाई साहब, ये वो डाटा आपके सामने आ ही गया, श्रीगंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, फलौदी वाला, सॉरी बाड़मेर वाला। ये पुराने के डाटा के अनुसार है कि आपका श्रीगंगानगर जो जिला है मेरे भाइयों, उस श्रीगंगानगर जिला आपका ये हो जाएगा जो इंटरनेशनल बाउंड्री पे। बीकानेर वाला जो पोर्शन है वो ये हो गया जी सर। और जो जैसलमेर वाला पोर्शन आप देख रहे हो मेरे भाइयों, ये जैसलमेर वाला पोर्शन, और बेटा ये जो पोर्शन देख रहे हो आप, ये किसका हो गया? बाड़मेर वाला पोर्शन। तो ऐसे करके ये 4 जिले थे पहले। ओके सर। और अभी नवीन डाटा के अकॉर्डिंग मैंने बताया आपको, यहां से लेके यहां तक की जो बात बताई थी उसमें एक जिला आपने यहां पे रखा श्रीगंगानगर, एक रखा मेरे भाइयों बीकानेर, ये छोटा सा हिस्सा आया है किसका? फलौदी का। ये कौन है? जैसलमेर। और ये जो जिला है वो बाड़मेर है। तो इनको थोड़ा ध्यान रख लेंगे आप। अब जो बाउंड्री पे लगते हैं रेड क्लिफ रेखा पे, वो श्रीगंगानगर है बेटा। एक जिला कौन सा है? बीकानेर है। एक जिला आपका कौन सा है? फलौदी है। ओके सर। एक जिला कौन सा है आपका? जैसलमेर है। और एक जिला कौन सा है बेटा? बाड़मेर है। और यहां पे भी एक बात मेरे भाइयों बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे आप, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। जी सर बताइए। श्रीगंगानगर का जो जिला मुख्यालय है, अब ध्यान देना, श्रीगंगानगर का जिला मुख्यालय यहाँ पे है मान लीजिए, बीकानेर का जिला मुख्यालय बेटा यहाँ पे है, फलौदी का जिला मुख्यालय ये रहा, जैसलमेर का जिला मुख्यालय ये रहा, और बाड़मेर का ये रहा। अब आपसे ये पूछे, मैंने रेड कलर से मेरे भाइयों नवीन डाटा के अनुसार जो जिला मुख्यालय दर्शाए हैं रेड कलर से, उनमें बताइए रेड क्लिफ रेखा के, इस रेड क्लिफ रेखा के सर्वाधिक पास में स्थित जिला मुख्यालय आपको कौन दिख रहा है? तो भाई सब ध्यान रहे, इस रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक पास में स्थित जिला मुख्यालय कौन है? श्रीगंगानगर। उसके बाद दूर कौन है? जैसलमेर। उसके बाद दूर कौन है? बाड़मेर। उसके बाद दूर कौन है? ये आपका फलौदी। और सबसे दूर कौन है? बीकानेर। तो भाई साहब अगर कभी पूछे कि आपकी इस रेड क्लिफ रेखा पर, ध्यान देना भाई साहब बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, कि रेड क्लिफ रेखा पर, ओके सर, इस रेड क्लिफ रेखा पर, और फिर आपसे पूछा जाए रेड क्लिफ रेखा पर पास में स्थित जिला मुख्यालय, पास में स्थित जिला मुख्यालय, तो बताइए इस रेड क्लिफ रेखा पर पास में स्थित जिला मुख्यालय कौन सा रहेगा? और रेड क्लिफ रेखा पर दूर स्थित, आपसे पूछा जाए दूर स्थित बेटा जिला मुख्यालय, तो रेड क्लिफ रेखा पर दूर स्थित जो जिला मुख्यालय रहेगा वो कौन सा रहेगा? तो यहां पे ध्यान देना बेटा, सबसे ज्यादा पास में आपको कौन मिल रहा है? सर हमें श्रीगंगानगर दिख रहा है, बिल्कुल। और बेटा उसके बाद आपको दूर कौन दिख रहा है? सर हमें दूर दिख रहा है बीकानेर। ओके, तो रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक पास में स्थित जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर, और रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय कौन रहेगा बेटा? बीकानेर। अब ये भी क्रम वाइज पूछ लिए जाए, निकट से दूर, दूर से निकट। तो सुनिए मेरे भाइयों, अब देखिए बताइए, अगर नवीन डाटा के अकॉर्डिंग निकट से दूर जिला मुख्यालय पूछ लिए जाए तो पहले पे कौन आ जाएगा? श्रीगंगानगर, दूसरे पे जैसलमेर, तीसरे पे बाड़मेर, चौथे पे फलौदी, और पांचवे पे बीकानेर आ जाएगा। फिर भाई साहब आपसे नवीन डाटा के अकॉर्डिंग ये पूछ लिया जाए कि रेड क्लिफ रेखा पर उत्तर से दक्षिण जिलों का सही क्रम क्या रहेगा? तो भाई साहब पहले पे श्रीगंगानगर। भाई इस क्रम में अगर आप इनको लिख देते हो तो ये तो कौन सा क्रम हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण हो जाएगा, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर और बाड़मेर। ठीक है, एक तो ये पूछ सकता है। फिर आपसे पूछे कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग इनको जमाइए, कि क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अवरोही क्रम में इनको जमाइए। रेड क्लिफ रेखा पर जो भी जिले आप देख रहे हैं इनको क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अवरोही क्रम में जमाइए। ये बहुत गजब की बात है, अच्छे से सुन लेना। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अवरोही क्रम में चलेंगे तो बताइए पहले पे आप किसको लेके आएंगे? जी सर, तो भाई साहब पहले पे आप लेके आएंगे जैसलमेर को, और दूसरे नंबर पे किसको लेके आएंगे? तो बीकानेर को।
अब सर बीकानेर को क्यों ले रहे भाई साहब, इस जगह पर रिक्वेस्ट है आपसे सही तरीके से समझ लेना। सुनिए भाई साहब, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग रेड क्लिप पे स्थित जिलों का अवरोही क्रम पूछ लिया, तो पहले पे जैसलमेर, दूसरे पे बीकानेर। कुछ बच्चे क्या करेंगे, बाड़मेर को उठाएंगे कि सर इसकी तो 228 लगती है। आप समझ ही नहीं पा रहे हैं भाई साहब, मैं तो क्षेत्रफल पूछ रहा हूं, क्षेत्रफल। आगे फ्रंट पे किसकी कितनी लगती है वो मायने नहीं रखती है। क्षेत्रफल का मतलब होता है उस जिले का टोटल एरिया। हो सकता है कोई फ्रंट पे इस प्रकार से लगता हो लेकिन अंदर से यूं हो, और हो सकता है कोई फ्रंट पे इस प्रकार से कम लगता हो लेकिन अंदर से यूं हो। तो भाई साहब क्षेत्रफल में टोटल एरिया चलता है, और जब टोटल एरिया चलता है तो जो क्षेत्रफल आप पढ़ के आ रहे थे, पहला जिला था जैसलमेर, दूसरा बीकानेर था, तीसरे पे कौन था, बाड़मेर। अब जोधपुर में ले नहीं सकता क्योंकि वो रेड क्लिफ रेखा पे नहीं है, तो फिर किसको उठा लूंगा, श्रीगंगानगर। और भाई साहब एक लास्ट जिला किसको लूंगा, फलौदी को। देखो 2-3 बातें मैंने यहां पे बता दी हैं, बहुत अच्छे से ध्यान से सुनना। अगर आपसे जिला मुख्यालय का क्रम पूछे, जी सर, जैसे यूं आपसे भाई साहब नजदीक से दूर, नजदीक से दूर, जी सर, नजदीक से दूर जिला मुख्यालय अगर आपसे पूछता है कि नजदीक से दूर अगर जिला मुख्यालय सर पूछे जाएं तो कैसे आएंगे, तो भाई साहब नजदीक से दूर जिला मुख्यालय में सबसे पास में है श्रीगंगानगर, बिल्कुल है सर। सेकंड नंबर पे है आपका जैसलमेर, बिल्कुल है सर। थर्ड नंबर पे है आपका बाड़मेर, ओके सर। और 4 नंबर पे है आपका फलौदी, और 5 नंबर पे है बीकानेर। अब देखो आप गौर फरमाइए बातों में भाई साहब, कितनी जबरदस्त बातें हैं। नजदीक से दूर जिला मुख्यालय में यह क्रम रहेगा, उत्तर से दक्षिण में यह क्रम रहेगा। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अवरोही क्रम में पूछा है एग्जामिनर ने, तो भाई साहब जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और फलौदी रहेगा। और अगर उसने भाई साहब लंबाई के अकॉर्डिंग पूछा, तो फिर लंबाई के अकॉर्डिंग अवरोही क्रम क्या रहेगा। अब पता है हमको क्षेत्रफल नहीं देखना, अब ये आगे वाली लेंथ देखनी है। तो भाई साहब पहले नंबर पे आ जाएगा आपका जैसलमेर, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका बाड़मेर, और तीसरे पे आ जाएगा बेटा श्रीगंगानगर, ओके सर। और चौथे नंबर पे जो आपका आएगा मेरे भाइयों वो आएगा बीकानेर, बिल्कुल ठीक है सर। और 5वें नंबर पे जो आएगा भाई साहब वो ध्यान रखना, वो आ जाएगा फलौदी। अब यहां पे जब इन चारों डाटाओं को देखेंगे तो किसी में भी एक जैसे जिले नहीं है, यहां फंसा सकता है वो आपको ध्यान रखना। बिल्कुल बेटा बिल्कुल, कोमल कुमावत बहुत बढ़िया बेटा। बोलो बात समझ में आ गई यहां तक? और अगर आ गई तो एक बार बहुत अच्छे से देख लीजिए, नजदीक से दूर जिला मुख्यालय का क्रम यह रहेगा श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलौदी और बीकानेर। उत्तर से दक्षिण में यह क्रम रहेगा श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर। क्षेत्रफल में जब आएंगे तो सबसे बड़ा उठाएंगे पहले जैसलमेर, फिर उठाएंगे बीकानेर, फिर उठाएंगे बाड़मेर, फिर श्रीगंगानगर और फिर फलौदी। फिर लंबाई के अकॉर्डिंग आएंगे तो सबसे ज्यादा लेंथ किसकी थी, जैसलमेर, फिर किसकी थी, बाड़मेर, फिर किसकी थी, श्रीगंगानगर, फिर बीकानेर और फिर फलौदी। जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और फलौदी। बहुत गजब के ये पॉइंट थे यहाँ पे। उन्हीं चीजों को मैं आगे बढ़ाते हुए बोल रहा हूं कि प्राचीन डाटा के अनुसार जब हम पढ़ा करते थे अंतरराष्ट्रीय सीमा पे कितने जिले थे, 4, और उसमें सबसे ज्यादा कौन था, जैसलमेर। न्यूनतम कौन बनाता था, बीकानेर। और केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले 2, केवल का मतलब श्रीगंगानगर और बाड़मेर तो अंतरराष्ट्रीय प्लस अंतरराज्य दोनों बनाते थे, तो उनको आप हटा दीजिए। जब ये क्वेश्चन में ये शब्द लग जाए कि केवल अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाले तो कितने थे, 2। लेकिन ये बातें किसके अकॉर्डिंग हुई है, प्राचीन डाटा के अकॉर्डिंग। अब इसी बात को अगर मैं नवीन डाटा के अकॉर्डिंग ले आता हूं, ये अपना एक कोर्स जो विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य की सौगात, ऑफर 29 जनवरी तक रहेगा। मैंने शुरू में भी बताया था और फिर भी बता रहा हूं वापस मेरे भाइयों, एलडीसी लाइव क्लासरूम फ्रॉम बैच ये चालू हो रहा है। 1499 रुपए के अंतर्गत लाइव मिलेगा आपको क्लासरूम से। एलडीसी कोर्स विद नोट्स भाई साहब आपको 1999 रुपए में, और एलडीसी सब्जेक्ट वाइज आपको कोर्स चाहिए भाई साहब तो 499 रुपए में। हिंदी का चाहिए, साइंस का चाहिए मेरे भाइयों, आपको एलडीसी के लिए स्पेशल जीके का चाहिए, तो वो सब आपको यहाँ पे ऑफर उपलब्ध कराया गया है मेरे भाइयों। ये विद्यार्थियों का साथ है भाई साहब, और लक्ष्य की क्या है, सौगात है आपके लिए। चलिए तो देखो अब नवीन डाटा के अकॉर्डिंग आ जाते। अंतरराष्ट्रीय सीमा पे बताइए कितने जिले थे, 5, बिल्कुल ठीक कह रहे। सर्वाधिक कौन बना रहा था, जैसलमेर। न्यूनतम में कौन आ गया, फलौदी। लेकिन जैसे ही केवल कहेगा तो वहां पे आ रहे थे जैसलमेर और बीकानेर, लेकिन उनके बीच में एक जिला और आ गया है, अब कौन, फलौदी। इसलिए संख्या कितनी हो गई, 3 हो गई। बोलो बात समझ में आई, वेरी गुड मेरे भाइयों।
चलिए अगली बात बढ़ाता हूं आपके लिए। यहां पे देखो वो सारी चीजें आ गई जो मैंने समझाया था कि राजस्थान की अंतरराष्ट्रीय रेखा पर स्थित जिलों का स्थिति। अब बताइए सबसे पहले क्या लिख रहा है कि लंबाई के अनुसार अवरोही क्रम बताइए। तो मैंने क्या कहा था, पहले पे कौन आएगा, जैसलमेर, दूसरे पे आएगा बाड़मेर, तीसरे पे आएगा श्रीगंगानगर, चौथे पे आएगा बीकानेर और लास्ट आएगा फलोदी। बिल्कुल सर, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर और फलोदी। अच्छे से देख लीजिए, उल्टा लिखेंगे तो ये अवरोही वो आरोही क्रम हो जाएगा। फिर उसने पूछा क्षेत्रफल के अनुसार। तो भाई साहब देखो बस इसी जगह पे आपसे रिक्वेस्ट है, क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का ही डाटा लेके आना यार। सबसे बड़ा जिला जैसलमेर, दूसरा बीकानेर, तीसरे पे बाड़मेर, चौथे पे जोधपुर, लेकिन नहीं लेना है क्योंकि अंतरराष्ट्रीय सीमा पढ़ रहे हैं। तो फिर किसको लेंगे सर, श्रीगंगानगर उठाइए और पांचवें पे फलोदी। देखिए जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर और फलोदी। ओके, और भाई साहब डायरेक्ट पूछे स्थित जिलों का उत्तर से दक्षिण में क्रम क्या है डायरेक्ट, तो श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, श्रीगंगानगर, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर और बाड़मेर। और इनको चाहे उल्टा करवा ले, एक तरफ का याद होना चाहिए आपको। ओके सर, अगला मेरे भाइयों अगला जो पॉइंट रहेगा, रेड क्लिफ रेखा पर स्थित राजस्थान के जिला मुख्यालय बताइए। मैंने कहा था ना कि निकट से दूर जब जिला मुख्यालय आप देखोगे तो भाई साहब एक बात बताइए, सबसे पास में कौन आया था, श्रीगंगानगर। उसके बाद दूर कौन आया था, जैसलमेर। उससे भी दूर आया था बाड़मेर। उससे भी दूर आया था फलोदी। और मेरे भाई सबसे दूर आया था बीकानेर। बात तो सही है गुरुजी। तो देखो श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, फलोदी और बीकानेर। इसी को अगर वो ऐसे कहे दूर से निकट की ओर आइए तो दूर से निकट की ओर आ जाएंगे, उल्टा लिख देंगे भाई साहब। ओके सर, अगला मेरे भाइयों ये आपका देखिए, ये जो रेड क्लिफ रेखा पे आज का मैटर था वो यहां पे कंप्लीट हुआ मेरे भाइयों। अब जैसा कि मैं डेली भाई साहब क्वेश्चन लेता हूं यहां पे नए पैटर्न के अनुसार, नए परीक्षा के बदलते हुए पैटर्न के अनुसार ही मेरा दिमाग काम करता है लाडलो, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहां पे क्वेश्चन लिया है। इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए जब तक मैं एक घुट चाय की ओर ले लेता हूं। जल्दी से आंसर बताइए इसका क्या होगा। सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब है। जल्दी से इसका आंसर बताइए बेटा क्या होगा कि असत्य कथन का चयन कीजिए। ओके सर, अब असत्य कथन का चयन करना है। यहां पे पहले लिखा हुआ है रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय धौलपुर है। रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक दूर स्थित संभाग मुख्यालय जोधपुर है। रेड क्लिफ रेखा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा जिला बाड़मेर है। और रेड क्लिफ रेखा पर सर्वाधिक पास में स्थित जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर है। जल्दी से बताइए भाई साहब इसका आंसर क्या होगा। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ए, कुछ बी कह रहे हैं बेटा, कुछ डी कह रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया, यही उम्मीद थी आप लोगों से यार। चलिए हो गया काम आपका, है ना बेटा, हो गया बिल्कुल। अब आइए आपको समझाता हूं भाई साहब। भाई साहब पहला लाइन है रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय। ध्यान देना मेरे भाइयों, ये आपकी हो गई। ओके सर, ये मैं रेड क्लिफ रेखा मान लेता हूं। ओके सर, यहां से लेके यहां तक। ओके, ये रेड क्लिफ रेखा हो गई भाई साहब। इस पे पास में एक जिला मुख्यालय था श्रीगंगानगर, बिल्कुल था सर श्रीगंगानगर। ओके, फिर भाई साहब उसके बाद दूर था आपका जैसलमेर, बिल्कुल था सर जैसलमेर। फिर भाई साहब और दूर था आपका बाड़मेर, ठीक है सर। उसके बाद दूर था मेरे भाइयों आपका फलोदी, ठीक है सर। और फिर दूर था आपका भाई साहब बीकानेर। ओके, पर भाई साहब एक बात बताइए, ये तो आपके पांचों की पांचों जिला मुख्यालय भाई साहब रेड क्लिफ रेखा पर, ये तो पांचों की पांचों भाई साहब रेड क्लिफ रेखा पर थे पर। और असत्य कथन का हमको चुनाव करना है। मैं कहूं रेड क्लिफ रेखा पर, बिल्कुल सही कह रहे हैं गुरुजी आप, रेड क्लिफ रेखा पर। इसका मतलब रेड क्लिफ रेखा पर वहीं बताना है, ये तो इसका मतलब ये हुआ। और जब वो कहे कि इस रेड क्लिफ रेखा से, तो इसका मतलब रेड क्लिफ रेखा पे नहीं रहना है। तो रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय, तो भाई साहब सबसे पूरब में कौन सा जिला है, धौलपुर है लाडलो। तो यहां पे उसने पर नहीं दिया, यहां पे उसने से दिया भाई साहब। अगर यहां पे वो पर लिखता तो बात एकदम मेरे भाइयों में आपकी मान लेता, लेकिन उसने लिखा रेड क्लिफ रेखा से। इसका मतलब रेड क्लिफ रेखा से हट जाइए भाई साहब और पूरब में चले जाइए। तो रेड क्लिफ रेखा से सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय वास्तव में कौन आता है, धौलपुर आता है। तो भाई साहब ये तो सही कथन है, हमको असत्य कथन पहचानना है।
कुछ बच्चे कह रहे थे यही सही है भाई साहब, उसने पर नहीं दिया, उसने कहा से, और से का मतलब होता है हमेशा अलग होना, पर का मतलब होता है रेड क्लिप रेखा पर, रेड क्लिप रेखा पर। भाई साहब समझ गए मेरी बात, वेरी गुड। दूसरा उसने क्या कहा, रेड क्लिप रेखा पर सर्वाधिक दूर स्थित संभाग मुख्यालय जोधपुर है। बिल्कुल सही है भाई साहब। देखिए भाई साहब कैसे सही है, जब आप इस प्रकार से रेड क्लिप रेखा बनाओगे तो भाई साहब इस पे दो ही तो संभाग लगते हैं आपके, एक तो ये संभाग लगता है जी सर, इसे कहते हैं आप बीकानेर संभाग। ओके सर, बीकानेर संभाग। और भाई साहब एक संभाग ये लगता है जिसे कहते हैं आप जोधपुर संभाग। अब बताइए उसने, देखो यहां पे गौर फरमाइए क्या कहा है, उसने कहा है रेड क्लिप रेखा पर सर्वाधिक दूर स्थित और संभाग मुख्यालय। तो भाई साहब पास में संभाग मुख्यालय तो बीकानेर है, ये तो बाउंड्री बनाता है, लेकिन भाई साहब जोधपुर तो अंदर की तरफ आ जाता है। तो रेड क्लिप रेखा पर सर्वाधिक दूर स्थित, पर लगा हुआ है, सर्वाधिक दूर स्थित संभाग मुख्यालय जोधपुर, तो यह भी बात सही है। अब चलते हैं सर, रेड क्लिप रेखा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा। अरे ध्यान रखो लाडलो, क्या कह दिया उसने, क्षेत्रफल की दृष्टि से, और कहा है दूसरा बड़ा जिला बाड़मेर है। अब आपको लेके चलता हूं वहीं पे, यार यही तो आप गलती करोगे और क्या करोगे बताइए। भाई साहब यहां क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा जिला भाई साहब बीकानेर है, बाड़मेर नहीं है। बाड़मेर आगे के बाउंड्री की जब बात होगी, लंबाई की बात होगी, तब आता है दूसरे पे। क्षेत्रफल में तो दूसरा बड़ा कौन आता है भाई साहब, बीकानेर आता है। मेरे भाइयों ये बात ध्यान रखने योग्य है भाई साहब, गलती मत करो। तो भाई साहब यही वाला कथन क्या हो गया, गलत हो गया। और फिर डी वाला भी देख लो, रेड क्लिप रेखा पर सर्वाधिक पास में स्थित जिला मुख्यालय श्रीगंगानगर है। बिल्कुल था सर। तो भाई साहब इसका राइट आंसर रहेगा सी। अब बताइए क्वेश्चन में मजा आया कि नहीं आया। तो भाई साहब ऐसे काम नहीं चलेगा भाई साहब, क्वेश्चन तो आपको एकदम राइट बताने पड़ेंगे मेरे भाइयों। अगला क्वेश्चन चलिए ये रहा। अब इसमें मैंने क्या कहा है ये भी ध्यान रहे कि सही कथन का चयन कीजिए कि रेड क्लिप रेखा की राजस्थान में लंबाई 3323 किलोमीटर है। रेड क्लिप रेखा का निर्धारण जनवरी 1947 में किया गया। रेड क्लिप रेखा पर सर्वाधिक दूर स्थित जिला मुख्यालय बीकानेर है। ओके सर। और रेड क्लिप रेखा की राजस्थान में शुरुआत बाड़मेर जिले से होती है। अब यह इनमें से एक सही कथन का आपको चुनाव करना है। पहले में असत्य कथन का चुनाव करना था, यहां पे सही कथन का आपको चुनाव करना है मेरे भाइयों कि सही कथन क्या रहेगा। जल्दी से बताइए मेरे भाइयों इसके अंतर्गत कि सही कथन का चयन कीजिए और सही कथन क्या रहने वाला है। मैं इंतजार कर रहा हूं आपके जवाब का। वेरी गुड मेरे भाइयों, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यहां थोड़े से बच्चों के जवाब मुझे अच्छे लगे भाई साहब, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत शानदार। तो सुनिए भाई साहब बात क्या कही है उसने। पहले तो यहां चलते हैं, ये अपन राजस्थान का मैप ले लिए गुरुजी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहां से लेके यहां तक ये रेड क्लिप रेखा की बात हो गई, चलो सर हो गई ओके। पहली बात, रेड क्लिप रेखा की राजस्थान में लंबाई भाई साहब 3323 नहीं है भाई साहब, कितनी थी 1070 किलोमीटर थी। ओके सर। रेड क्लिप रेखा का निर्धारण जनवरी 1947 में नहीं भाई साहब, अपन ने बताया था 17 अगस्त 1947 में हुआ है। चलो ये भी ठीक है सर। रेड क्लिप रेखा पर सर्वाधिक, पर देखो पर लग रहा है, बिल्कुल ठीक है। और फिर दूर पूछ रहा है और ठीक है, और जिला मुख्यालय पूछ रहा है। तो वास्तव में दूर स्थित जिला मुख्यालय था, पर के साथ कौन, बीकानेर। लेकिन अगर वो से के साथ पूछता तो आंसर कहां पहुंच जाता, धौलपुर। और अगली बात, रेड क्लिप रेखा की राजस्थान में शुरुआत बाड़मेर से नहीं, शुरुआत कहां से होती है रेड क्लिप रेखा की, ध्यान रखना, श्री गंगानगर के हिंदूमल कोट से होती है, क्योंकि उत्तर में वही बिंदु आता है। तो सही कथन का चयन करना था और राइट आंसर क्या है इसका, सी है मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और आपके लिए ये रहा, क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है, क्षेत्रफल की दृष्टि से मेरे भाइयों बड़ा जिला है। यहां आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर और कच्छ। और यहां पे भी मुझे उम्मीद है कि आप जल्दी से इसका आंसर मेरे को बताएं, जल्दी से मेरे भाइयों इसका आंसर बताएं। सर जी करौली आओ, कभी जरूर आऊंगा बेटा, जब चांस मिलेगा लच्छे परिवार के साथ आऊंगा। चलिए सबका बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, ए बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत बढ़िया। आप रोकने से नहीं रुकते हो कभी, तो भाई साहब इतने खतरनाक बताते हो आंसर, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार।
आप एक बात मेरी पढ़ाने के साथ साथ ये भी नोटिस करना कि भाई साहब जब मैं ऐसे बोलता हूं ना बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, अति उत्तम, तो ध्यान रखना कुछ तो गड़बड़ है दया। हाँ, कुछ तो गड़बड़ है दया, यहां पे कुछ गड़बड़ हुई है। आइए भाई साहब, अब ठीक है, आपकी कमेंट बंद कीजिए और इधर आइए भाई साहब। उसने कहा क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला है। प्रॉब्लम यह है कि ना तो राजस्थान लिख रहा है वो भाई साहब, ना भारत लिख रहा है। अब भाई साहब यहां पे देखिए, और यहां पे देखने के बाद भाई साहब बात को समझिए अच्छे से। एक तरफ तो मैं बना लेता हूं भाई साहब आपके लिए क्या, राजस्थान, ठीक है सर, ये राजस्थान हो गया। और एक तरफ मैं बना लेता हूं भाई साहब आपके लिए क्या, ये भारत बना लेता हूं, जी सर। और फिर अच्छे से बातों को समझिएगा। आपने आंसर तो दे दिया भाई साहब, अब ने यहां पे समझ भी लीजिएगा अच्छे से। जी सर बता दीजिए भाई साहब, राजस्थान की जब बात होती है तो भाई साहब जैसलमेर आता है इसमें बड़ा जिला। दूसरे नंबर पे जो आता है भाई साहब वो बीकानेर आता है, ठीक है सर। तीसरे नंबर पे जो आता है वो बाड़मेर आता है। अब बताइए यहां पे चलो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, अरे राजस्थान के मैप में भाई साहब, इस राजस्थान के मैप में कहीं पे भी कक्ष को रख के बताइए। सर ये तो आ ही नहीं रहा। अरे नहीं आ रहा तो आपने कैसे मान लिया कि ये राजस्थान से क्वेश्चन है? आपने कैसे मान लिया कि ये राजस्थान से क्वेश्चन है? अब चलते हैं भारत के संदर्भ में। जी सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप सर। अब चलते हैं भारत के संदर्भ में, और भारत के संदर्भ में हम देखते हैं क्या चारों ऑप्शन सेट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं सर। यहां पे आपका ये जैसलमेर हो गया, ओके सर, ठीक है। यहां आपका ये बीकानेर हो गया, ठीक है सर। यहां आपका ये बाड़मेर हो गया, और गुजरात के अंतर्गत ये कच्छ जिला हो गया। अब बताइए ये क्वेश्चन जब चारों जिले यहां सेट हो रहे हैं तो ये क्वेश्चन किससे संबंधित रहा? भारत से संबंधित रहा। और भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा जिला बेटा कच्छ है। दूसरे नंबर पे लेह आता है और तीसरे पे आपका जैसलमेर आता है। तो बेटा जब इस प्रकार की क्वेश्चन की प्रकृति हो तो पता है उसे कैसे पहचानोगे कि ये कहां से आया है? तो जो ऑप्शन में दिए हुए ऑप्शन है मेरे भाई, जो ऑप्शन दिए हुए हैं वो कौन से मैप में सही बैठते हैं, राजस्थान में बैठते हैं या भारत के मैप में सही बैठते हैं, वो क्वेश्चन वहीं से माना जाएगा। तो भाई साहब ये क्वेश्चन भारत से आया, इसलिए आपका जैसलमेर रखा रह जाता, कुछ नहीं बनता। आंसर भाई साहब कौन लेके बढ़ जाता? डी लेके बढ़ जाता। बोलो बात समझ में आई? ओके ओके मेरे भाइयों, बिल्कुल बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया मेरे भाइयों, बहुत बढ़िया। अब बताइए बात यहां पे समझ में आई कि नहीं आई आपको? बहुत अच्छे से। तो बेटा आज के जो सेशन के अंतर्गत मैंने ये चीजें आपको बताई हैं मेरे भाइयों, उसमें ये जरूर ध्यान रखें। और अगली एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं भाई साहब, वो उसे भी ध्यान सुन लीजिए। जो बच्चे भाई साहब यहाँ पे मेरे से ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, अगर वो ऑफलाइन मेरे से पढ़ना चाहते हैं कि गौरव सर कैसा पढ़ाते हैं, तो भाई साहब देरी किस बात की, निःशुल्क सेमिनार अपना स्टार्ट होने के लिए जा रहा है मेरे भाइयों। देर ना करें, सफलता की शुरुआत सही मार्गदर्शन के साथ। और तारीख आप ध्यान रखें भाई साहब, 1 फरवरी 2026 10 बजे, 1 फरवरी 2026 10 AM के अंतर्गत ऑफलाइन बैच के अंतर्गत आइए, मिलिए वहां पे आप मेरे से और रूबरू हुइए, और फिर आपको वहां पे सटीक रणनीति बताऊंगा मेरे भाइयों। जो भी बच्चे तैयारी करते हैं, एलडीसी की, बनपाल की करना चाहते हैं, सीईटी की भाई साहब, 12th प्लस ग्रेजुएशन, बीडीओ की तैयारी, कांस्टेबल की, बीएसटीसी की, पीटीईटी की, मेरे भाइयों इनके लिए हमने एक निःशुल्क सेमिनार रखा है भाई साहब 1 फरवरी 2026 के अंतर्गत 10 AM के अंतर्गत। मेरे भाइयों इससे जुड़ना ना भूलें, जल्दी से आइए सेमिनार के अंतर्गत, और वहां पे अपन रूबरू होंगे किस प्रकार से वर्तमान के परीक्षा के बदलते हुए पैटर्न के अनुसार आपको तैयारी करनी है, उससे संबंधित आपको सारी बातें मैं बताने वाला हूं उस ऑफलाइन बैच के अंतर्गत। ये तो ऑनलाइन है, ऑफलाइन बैच के अंतर्गत आपको बताने वाला हूं मेरे भाइयों। टीम क्या क्या रहेगी मेरे भाइयों आप सभी को जानते होंगे भाई साहब, सारे टीचरों को आप, मुझे उम्मीद है कि सबको पहचानते होंगे। जी सर, बस एक चेहरे को नहीं पहचानते होंगे, वो शायद ये है बीच में जो लगा हुआ है मेरे भाइयों। इस चेहरे को भी धीरे धीरे आप पहचान जाओगे, आप बेफिक्र रहिए, जैसे जैसे मेहनत आगे बढ़ती जाएगी तो आप इस चेहरे से भी रूबरू हो जाओगे। तो आज के सेशन के लिए मेरे भाइयों इतना ही, और कल मिलते हैं अपन इसी लाइव सेशन के अंतर्गत सुबह चाय के साथ, एक अच्छी चाय के साथ सुबह मॉर्निंग में। ये क्लास जो मेरी चल रही है कैसी चल रही है मुझे ये बताएं। इसमें 3 क्लास आपकी हो चुकी है। राजस्थान का स्थिति हो चुका है, अक्षांशीय स्थिति हो चुका है, देशांतरी स्थिति हो चुका है, राजस्थान का क्षेत्रफल और इंटरनेशनल बाउंड्री आज अपन ने कर ली थी। ये क्लास आपके लिए कैसी हो रही है, किस प्रकार की हो रही है, आप कमेंट करके इस क्लास के लिए मुझे जरूर बताएं कि ये क्लास कैसी रही। और दूसरी बात, आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो कमेंट में आप डाल दिया करो, है ना, मैं उसे देख लूंगा। जैसे फ्री हो जाता हूं देख लूंगा, अगले दिन उसका सॉल्यूशन आपको जरूर कराया जाएगा। तो कल फिर जुड़ते हैं मॉर्निंग में इस लाइव सेशन के साथ मेरे भाइयों। तब तक के लिए आप सभी के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।